there is a lot of appetite for political theory in Pakistan. दूसरी चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल थियरी की हमारी सीरीज है, इसमें हम डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, और इस हफ्ते आपने फिर से देखा कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खतरे में है। खास तौर पे जो ये वाकया अभी मतीउल्लाह जान साहब का हुआ है, इससे बहुत ज्यादा हमें फिर नजर आया कि वो क़ुव्वतें जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते, जिनका सबको मालूम है इन नामालूम का, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके फिर रिपरकशंस होते हैं। तो वो किसी के साथ जो मर्जी कर जाएं, और ज्यादा ज्यादा जो चीज हम कर सकते हैं वो ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और इस हफ्ते बहुत इस चीज का हमें शिद्दत से एहसास हुआ है कि ये मसाइल जो जमहूरियत के मसाइल हैं, जो हकूक के इंसानी हकूक के मसाइल हैं, ये अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये लेक्चर क्योंकि डेमोक्रेसी पे है और अमेरिकन डेमोक्रेसी पे है, तो इसको मैं डेडिकेट भी करना चाहूँगा मतीउल्लाह जान साहब को। और इसलिए नहीं कि कोई उनके व्यूज से हर बंदा एग्री करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिनसे मैं डिसएग्री भी करता हूँ उसके उसके भी राइट्स हैं, उसके भी आपको राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आज इस चीज को हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के हवाले से। अच्छा जी, अब हम आते हैं टॉपिक पे। आप लोगों ने लास्ट टाइम, याद है आपको, हमने रूसो को पढ़ा था, और रूसो का मामला जो है बड़ा वो सिंपल था कुछ लिहाज से। वो बात करता है कि हमें जो मुख्तलिफ लोग हैं किसी भी एक जगह पे जो रह रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरह मिल के they have to present a united will, a general will। और जनरल विल से मुराद उसकी यही थी कि एक कोई कॉमन हमारा मकसद बन जाए, एक कॉमन हमारा जो एक 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 यकसानियत आ जाए हमारे अहदाफ में, हमारे गोल्स में एक एक कॉमननेस आ जाए, कॉमनैलिटी आ जाए। दिस वाज द ब्रॉड idea that Rousseau began with, and eventually he became an inspiration for the French Revolution। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने देखा कि उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। उसमें ये हुआ कि जी बादशाहत के बगैर भी इंसान रह सकते हैं। लोग अगर अगर अपने आप को, अपनी जो विल है उसको असर्ट करें, तो लोग जो हैं वो इक्वालिटी की बुनियाद के ऊपर, डेमोक्रेसी की बुनियाद के ऊपर एक नया माशरा कायम कर सकते हैं। सो दैट्स पार्ट ऑफ रूसोज लेगेसी। प्रॉब्लम क्या आती है रूसो की थ्योरी में? प्रॉब्लम ये आती है कि रूसो जो है वो, उसके ऊपर इल्जाम ये लगता है कि वो बात तो बहुत अच्छी कर रहा है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और सब लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन इन प्रैक्टिस मामला ये बन जाता है कि लोग जो हैं, जो पूरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके अंदर टेरर आ जाता है। यानी जो जनरल विल जिसे हम कह रहे हैं, वो कुछ लोग उसको बना के अवाम के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ डेमोक्रेटिक विल, व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ विल fostered through a common shared purpose becomes uh, becomes something which is used by a tiny minority to impose its own wishes upon the public। So अपना मकसद जो है वो खो देती है जनरल विल। और ऐसे में ये तनकीद फिर उन पे आती है बहुत ज्यादा रूसो पे, कि वो ही बिकम्स अ थिंकर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। rather than being a thinker of democracy, he becomes a thinker of totalitarianism। अब आप इसको जहन में रखें इस बात को कि क्योंकि कोई अगर कोई छोटा ग्रुप कहे कि मैं जनरल विल, ये जनरल विल है और ये हम सबकी विल है, तो फिर वो टोटलिटेरियनिज्म से मुराद कि वो माशरे के हर पहलू के ऊपर अपनी हाकमियत कायम करना चाहती हैं। सो टोटल डोमिनेशन इज टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, सो टोटलिटेरियनिज्म की तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंट्रास्ट किया जाता है अमेरिकन रेवोल्यूशन से, और वो किस बुनियादों पे? उसका बुनियादी चीज ये है कि कहा जाता है कि जहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत सख्त थी, उसकी सख्ती की वजह से
उसी सख्ती की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एक तरह से नाकाम हो गई। एक टाइम के बाद बगावत हो गई और एक नई नई फोर्सेस सामने आ गई। ऑन द अदर हैंड अमेरिकन रेवोल्यूशन को प्रेजेंट किया जाता है पर्टिकुलरली इन लिबरल सर्कल्स अंडर लिबरलिज्म एज अ मच बेटर मॉडल देन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और वो क्यों? फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां पे नाकाम हुई, वहां पे जो अमेरिकन रेवोल्यूशन थी 1776 और उसका जो आइन था वो 240-45 साल के बाद भी वो रेवोल्यूशन और उसकी बनाई हुई जो हुकूमतें थी उसमें तब्दीली आई, लेकिन वो सिस्टम कायम रहा। बाकी जो रेवोल्यूशंस थी वो नाकाम हो गई, लेकिन ये रेवोल्यूशन कामयाब रही। सो इसको प्रेजेंट किया जाता है एज अ मॉडल टू एमुलेट, मॉडल टू फॉलो। और खास तौर पे 1776 के अंदर और 19वीं सदी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था। जो अमेरिकन रेवोल्यूशन का मॉडल था, इतना इंपॉर्टेंट था कि एक तो लिबरल्स और एंटी कॉलोनियल फाइटर्स और लैटिन अमेरिका में बहुत सारे थिंकर्स इसको फॉलो करते थे, मगर उनको भी आप छोड़ें, यहाँ तक कि इवन मार्क्स जो है वो अमेरिका को बहुत क्लोजली फॉलो करता था और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है, लेटर्स हैं अब्राहम लिंकन के साथ जब वो प्रेसिडेंट था और उसने अब्राहम लिंकन को अप्रिशिएट किया था। सो अमेरिका वाज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ द रेवोल्यूशंस दैट वर हैपनिंग इन यूरोप। और उसकी दो तीन वजूहत है। एक ये कि अमेरिका जो है वो उसकी जो उसमें जो पॉपुलेशन बढ़ती है 17वीं 18वीं सदी में, वो उन लोगों की, खासतौर पर जब हम इस वक्त हम सिर्फ गोरों की बात करें, वो उन गोरों की होती है, उन उन यूरोपियंस की जो यूरोप के अंदर जो उस जमाने में बहुत ज्यादा लड़ाई थी कैथोलिसिज्म की और प्रोटेस्टेंटिज्म की। जिस तरह आप समझ लें यहाँ शिया सुन्नी की लड़ाई है, वहां पे क्रिश्चियंस का जो आपस में लड़ाई थी, यानी हमारे शुक्र उस लेवल का नहीं है, उधर तो बहुत हर मुसलसल जंग थी। बहुत सारे लोग जाके अमेरिका में आते थे, न्यू वर्ल्ड थी, और यहाँ पे मौका मिलता था उनको अपने आप को री इन्वेंट करने का, रीडिफाइन करने का। सो अमेरिका बिकेम द स्पेस फॉर यूरोपियंस टू रीडिफाइन देमसेल्व्स। अच्छा, ये तो कहानी आ गई आपकी 17वीं 18वीं सदी की। अब ये लंबी डिस्कशन है तो मैं आप लोगों से आप लोग रेकमेंड करूंगा, एक तो हार्वर्ड जिनकी पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूएस, एक अजीज राना की है टू फेसेस ऑफ अमेरिकन फ्रीडम, और अभी एक जेरल्ड हॉर्न की किताब है ये काउंटर रेवोल्यूशन ऑफ 1776। मैं लिख के भी इसमें एंड में कमेंट सेक्शन में लिख भी दूंगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं डायरेक्ट आता हूं बात पे, जो कि है अमेरिकन रेवोल्यूशन के इर्द गिर्द। अमेरिकन रेवोल्यूशन की जो खासियत है और उसकी जो बिगिनिंग है वो ये है कि बेसिकली ये ब्रिटिश कॉलोनी बन जाता है अमेरिका। अमेरिका के ऊपर बहुत सारे लोगों का क्लेम होता है, स्पेन का भी एक टाइम पे, हॉलैंड का एक टाइम पे, एक टाइम पे फ्रांस का, इंग्लैंड का, और ये सब आपस में जंग करते हैं अमेरिका के ऊपर। और इवेंचुअली जो ब्रिटिश हैं वो जीत जाते हैं एंड दे बिकम द डोमिनेंट फोर्स। और 1760s तक ये जंगें चल रही होती हैं, फ्रांस की और इंग्लैंड की खासतौर पे। अच्छा, अब ये तो हो गया, उसके बाद मसाइल कहाँ पे बनते हैं ये 1760s के अंदर और 17 बाद में 70s के अंदर। मसला ये बनता है कि ब्रिटेन जो है उसकी इकोनॉमी डिक्लाइन पे होती है, और ये क्या करते हैं कि लंदन से ये फैसला करते हैं कि हम अमेरिका के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। वी विल इम्पोज अ टैक्स। पहले एक स्टैंप एक्ट के जरिए स्टैंप के ऊपर टैक्स करते हैं, फिर चाय के ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं। Their point is we will increase taxation on the colonies। अब ये अमेरिकन के लिए बिल्कुल नाकाबिले कबूल होता है। वो होते तो लॉयल हैं ब्रिटिश के, उस वक्त कोई उस तरह से एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि मेहनत हम करें और हमारे फैसले जो हैं वो हो जाएं लंदन में।
जिस तरह अगर अभी आप देखें पाकिस्तान में भी ये बहुत ज्यादा मसला आता है कि जी इस्लामाबाद से फैसले जो हैं वो क्यों हों, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, इवन गिलगित बल्तिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए। सो जो सेंट्रलाइजेशन है उसके खिलाफ ये बगावत शुरू होती है, और इसका जो वो आपको देते हैं स्लोगन, वो स्लोगन बड़ा मशहूर होता है, नो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब है कि अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी फैसला साज असेंबली में या काबीना में, तो फिर हमारे ऊपर आप टैक्स नहीं लागू कर सकते। अब आपको हमें नुमाइंदगी देनी पड़ेगी, उसी के साथ हम आपकी कोई भी फैसले को मानेंगे। बहरहाल ये मामला जो है ये डेडलॉक में तब्दील हो जाता है, डेडलॉक बढ़ जाता है लंदन के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, और मामला चलते चलते इवेंचुअली वी गेट टू द पॉइंट जहां पे फुल फ्लैज जंग शुरू हो जाती है। और 1776 में एक बहुत फेमस डेक्लरेशन आ जाती है, डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, which is a declaration by the rebels saying we will no longer be part of the British Empire. It's a declaration of independence, of political separation, political divorce. और उसके बाद जंग चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जंग खत्म हो जाती है 1776 में, वो 80s तक चलती है, उसके बाद 1812 में फिर से शुरू हो जाती है। सो ये एक बड़ा लंबा अमल है जंग का जो कि रहता है, और फिर अमेरिका की ज्योग्राफी भी चेंज होती रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग 18वीं 19वीं सदी पे मैं कुछ आपको रेकमेंड करूंगा रीडिंग्स अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर, बहुत फैसिनेटिंग हिस्ट्री है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। एनीवे, सो दिस इज इन सो बाय 1776 इट्स क्लियर कि इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। और गवर्नमेंट जो इनिशियली बनती है वो कुछ इस किस्म की बनती है कि उसका जो सेंटर है बहुत वीक होता है। इट्स अ वीक गवर्नमेंट एट द सेंटर, और मुश्किल उन्हें ये आ रही होती है कि टैक्सेस उनसे नहीं लिए जा रहे होते, उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जा रहा होता। दूसरी तरफ ये मसला होता है कि कोई भी जो लोकल स्टेट है वो, क्योंकि उस वक्त उस जमाने में 13 कॉलोनीज थी, 13 रियासतें थी। अब अमेरिका के अंदर जो है वो 50 हैं। वो रियासतें जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि आप हमारे ऊपर कुछ भी इम्पोज कर सकते हो। कहती हैं कि हमने लंदन से आजादी इस बुनियाद पे ली थी कि आप हमारे हमारे फैसले नहीं कर सकते। फिर कल को वॉशिंगटन कौन होता है, कोई एक बंदा कौन होता है कि हमारे फैसले करे, हमारे फैसले लोकल लेवल पे होंगे। अच्छा, ये एक बहुत ही जबरदस्त बहस होती है कि कितनी सेंट्रलाइजेशन होगी, कितना जो जो रियासतें हैं उनको कितने हकूक मिलेंगे, आपस में क्या रिश्ता होगा। और ये लड़ाई जो है ये इवेंचुअली सिविल वॉर तक चली जाती है 19वीं सदी के अंदर। आपने सुना होगा जो स्लेवरी के ऊपर सिविल वॉर होती है, और हम स्लेवरी की भी बात करेंगे 1860s में। तो ये मामला बहुत सीरियस मामला है। ये आज भी इशू है कि किस रियासत को कितना राइट मिलेगा और सेंटर के पास कितना राइट है। बिग गवर्नमेंट, स्मॉल गवर्नमेंट, आप बहुत बहुत ज्यादा बात होती है। कुछ कुछ जो कंजर्वेटिव्स हैं कहते हैं जी स्मॉल होनी चाहिए गवर्नमेंट, सेंटर से आप ना करें। कुछ कहते नहीं सेंटर से हम कुछ पॉलिसीज बनाएं जो सब पे जिनका इतलाक हो। तो ये बहस जो है ये आज तक अमेरिका के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर लड़ाई हुई, और बाद में जिस मैंने कहा खाना जंगी भी हुई। बहरहाल अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि मैं जेम्स मैडिसन के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ, उनके खासतौर पे इस आर्टिकल के ऊपर, क्योंकि ये फेडरलिस्ट 10 है। ये एक 1780s में, सॉरी, ये बहुत ज्यादा एक बहस चलती है कि हमें नए किस्म के अब नए किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा जो जरा ज्यादा इफेक्टिव हो। और उसके ऊपर दो लोग लिखते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स जिनको फेडरलिस्ट पेपर्स के नाम से आज जाना जाता है। उसमें एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन होते हैं जो राइट हैंड मैन होते हैं वॉशिंगटन के, वॉशिंगटन फाउंडिंग फादर हैं, जनरल थे इसके अमेरिकन रेवोल्यूशन के, रिबेलियन के। और वो हैं, और दूसरे होते हैं जेम्स मैडिसन।
अब जेम्स मैडिसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि बहुत की समझा जाता है अमेरिकन हिस्ट्री में, वो ये वाला है जिसका नाम है फेडरलिस्ट 10। और इसका फेडरलिस्ट 10 का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है? जो प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई करता है वो ये है, हाउ डू वी प्रिवेंट a certain faction of the society from gaining control over all power in society। हम किस तरह से ये इंश्योर करें कि जमहूरियत के अंदर, इलेक्शंस के अंदर कोई एक जो छोटा फिरका है, सेक्ट है, फैक्शन है, वो टोटली डोमिनेट ना कर दे पूरे माशरे को, माशरे की सियासत को, मईशत को। In other words, how do we prevent majoritarianism? Majoritarianism किसे कहते हैं? आजकल आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर वोटिंग हुई, वोटिंग के अंदर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी आ गई, हिंदुत्व के लीडर आ गए, मोदी। अब वो कहता है कि यार देखें, उसमें अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई पॉलिसी बनती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, कश्मीर हुआ है, उसके ऊपर जिस तरह जाबराना हमला हुआ है, या इससे पहले गुजरात का वाकया हुआ था, वो सीधी तरह उसके जो नीचे सपोर्टर्स हम कहते हैं यार ये डेमोक्रेसी है, लोगों ने वोट किया। इजंट डेमोक्रेसी मेजॉरिटी रूल? यहां पे मेडिसन के लिए मसला है। तो अगर मेजॉरिटी कह दे कि माइनॉरिटी को हमने खत्म कर देना है, मार देना है, तो फिर हम मान जाएंगे कि बस माइनॉरिटी जो है उसकी आप नस्ल कुशी कर दो नंबर्स की बुनियाद पे। तो ये तो बहुत खतरनाक सिस्टम है। फिर इससे बेहतर तो फिर बादशाहत है जिसमें सबके अपने मुख्तलिफ कबाइल के अपने अपने हकूक हैं, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, उन सबको आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया बादशाह ने। ये तो आप सीधा सीधा नस्ल खुशी की तरफ लेकर जा रहे हो। तो कहते हैं ऐसे में फिर हम क्या करेंगे जब मेजॉरिटेरियनिज्म आ जाएगी, जब एक व्यू जो है वो सबके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, उससे हमने लड़ना है। अब लड़ाई के लिए वो कहता है कि हमें कोई ना कोई हमें ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत है इस सारी चीज के लिए। और उसमें वो मिसाल देता है कि हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं, अच्छा इसकी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ फैक्शन की क्या देते हैं। कहता है बाय अ फैक्शन आई अंडरस्टैंड अ नंबर ऑफ सिटीजंस वेदर अमाउंटिंग टू अ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ऑफ द होल हु आर यूनाइटेड and actuated by some common impulse of passion or of interest adverse to the rights of other citizens, जो बाकी शहरियों के राइट्स के खिलाफ। अब वो कहता है कि ये एक फैक्शन है, तो फिर वो दो आपको ऑप्शंस देता है कि इन फैक्शन से कैसे लड़ा जा सकता है। एक ऑप्शन ये है कि आप जो कॉजेज हैं फैक्शनलिज्म की उनको खत्म कर दें। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको रोक लें, यानी या आप वजूहात को रोक लें या आप असरात को काबू कर लें। ये जो डिवीजन है, फैक्शनलिज्म है या मेजॉरिटेरियनिज्म है, इनके इसके अब दो ही हल हैं हमारे पास, वजूहात को रोकें या असरात पे काबू पा लें। कहता है वजूहात को हम दो तरीके से रोक सकते हैं। एक ये है कि मैं कहूं कि यार लोगों के पास राय देने का हक ही ना हो, क्योंकि जब राय आप दोगे, लिबर्टी होगी, तो फिर जाहिर है लोग जो हैं वो हर तरह की बकवास करेंगे, तो आप लोगों से हक ही छीन लो। ये एक तरीका है। लेकिन फिर वो कहते हैं यार ये तो बहुत ही फजूल तरीका लग रहा है। क्यों? क्या इसकी वजह ये है कि अगर आपको आपने लड़ना हो इससे, आग से, और आपको पता चल जाए ऑक्सीजन से आग का ताल्लुक है, तो क्या आप ऑक्सीजन को ही खत्म कर दोगे? तो ऑक्सीजन खत्म हो गया तो पूरा माशरा खत्म हो गया।
तो कहते हैं लिबर्टी भी इसी तरह है, लिबर्टी कैन बी मिसयूज्ड, but eradicating, finishing liberty is worse than the possibility of its misuse. जो जो आजादी है, खासतौर पे राय देने की आजादी, freedom of speech, freedom of thought, it has dangers, but stopping freedom of speech is worse than the dangers of freedom of speech. ये बहुत बड़ी बात है 18वीं सदी में। हमारे हुक्मरानों को आज तक इस बात की समझ नहीं आई, थोड़ी सी बात आगे पीछे होती है तो वो कहते हैं कि आप ये मुल्क दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, माशरे के दुश्मन है, साजिश है। कहते हैं यानी सेंसरशिप जो है, लिबर्टी को छीनना, उसके जो असरात हैं, वो कहता है कि वो बहुत ही खराब होंगे, क्योंकि लिबर्टी एंड फ्रीडम इज द ऑक्सीजन ऑफ सोसाइटी। आप उसके मिसयूज को रोकने के लिए या खत्म करने के लिए आप ऑक्सीजन को खत्म नहीं कर सकते, माशरा जो है घुटन में मर जाएगा। The entire democratic project will collapse. So ये उनका पहला पॉइंट। तो कहता कि यार ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अब अगर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एक वजूहात को रोकने के लिए, उसमें यह क्या हम पूरे माशरे के अंदर हम आहंगी ले आए कि सब जो है एक बात पे एग्री कर जाएं। कहते वी फोर्ज सिमिलर ओपिनियंस, पूरे माशरे में ओपिनियन जो है वो एक तरह की हो जाए। अब ये बात भी ठीक लगती है कि यार एक तरह की ओपिनियन हो जाए तो उसमें क्या बुरा है, लेकिन इस पे भी वो इतराज करता है। वो कहते हैं अगर एक तरह की ओपिनियन हो जाती है सारी, तो फिर प्रॉब्लम ये आता है कि आप बाय फोर्स लोगों की इस तरह की जहन साजी कर रहे हो, जिसे कहते हैं समाजी इंजीनियरिंग। आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तो सुना होगा पाकिस्तान में, लेकिन समाजी इंजीनियरिंग इस तरह की हो जो जनरल ज़िया ने की थी, कि लोग जो है खास तरह से सोचने लग जाए। उनकी जो थिंकिंग की कैपेसिटी है वो लिमिट हो जाए, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, और आप पूरे समाज के ऊपर एक खास तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको इम्पोज कर दो। एंड इससे बेहतर है कि हम एक्सेप्ट कर लें कि माशरे में हमेशा डिसएग्रीमेंट रहेगी। आप कंप्लीटली एक तरह का माशरा जो है वो नहीं बना सकते। माशरे के अंदर हमेशा डिसएग्रीमेंट भी रहेगी, तफरीक भी रहेगी। इट इज बेटर टू accept this difference rather than trying to eradicate it completely. And this again is a big thing, क्योंकि 18वीं सदी में किसी बंदे का इस तरह से सोचना कि यार माशरे के अंदर ये तफरीक रहेगी और हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये बड़ी बात थी। और वो कहता कि ये फाशिज्म की, तो उस वक्त फाशिज्म का लफ्ज नहीं था, लेकिन बुनियादी तौर पे यही आइडिया कि हम लोगों के दिमागों को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते कि उनकी सोचने की सलाहियत ही हम छीन। अब वो कहता है कि हम फिर कर क्या सकते हैं। उसके लिए वो एक पूरा देता है। आई थिंक इंटरनेट का शायद थोड़ा सा मसला हो रहा है। कैन यू ऑल हियर मी? आप लोगों को आवाज आ रही है? अगर मुझे बताए। थोड़ा सा शायद इंटरनेट का मसला चल रहा था। अभी बेहतर है? किसी को आवाज आ रही है?
अभी आप लोग को अभी भी नहीं आ रही है आवाज? हम कैसे? अच्छा, अभी अभी आवाज बेहतर है, आ रही है? शुड आई कंटिन्यू? ओके, चलिए, जहां तक हो सका हम करेंगे, फिर मैं इसको और तरीके से करके यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। आई एम सॉरी अबाउट द internet issues. Anyway, he says the problem is that the problem is that we cannot impose a singular opinion on everyone. तो कहता है कि हम कर क्या सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि हम इस तरह का सिस्टम सामने लेकर आए जो कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को सुने भी, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को जोड़ के रखे. So a balance between representing difference of opinion and also coming to some common shared purpose. So how do we make both of these two things work together? उसके लिए वो कुछ suggestions देता है. वो कहता है इसके बजाय कि हम एक हम लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएं, हम मल्टीपल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाएंगे, जिसका मतलब है कि हम सेंटर के अंदर भी पावर रखेंगे, एक सेंट्रल सेनेट होनी चाहिए, सेंट्रल पार्लियामेंट होना चाहिए. उसकी क्या वजह है कि वो सेंटर में आके जो 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 ओवरऑल रियासत के इश्यूज हैं, गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात करेंगे. ऑन द अदर हैंड वो कहता है कि स्टेट की लेजिस्लेशन अलग होनी चाहिए. कहते हैं दोनों के फवायद हैं. दोनों के क्या फवायद? कहते हैं अगर आप हर चीज रियासत को दे दोगे, रियासत से मुराद स्टेट को दे दोगे, जहां पे जैसे सूबा कहते हैं, सूबे को दे दोगे, तो हो सकता है कि बहुत ही सारे जो लोग हैं उनके जो इश्यूज हैं वो बहुत लोकलाइज्ड लेवल पे वो सोचें, सिर्फ पर्टिकुलर इंटरेस्ट को सोचें, वो जनरल इंटरेस्ट का बिल्कुल ना सोचें. ऑन द अदर हैंड आपको सेंटर भी चाहिए ताकि लोग पर्टिकुलर अपने इलाके के इंटरेस्ट से बढ़कर ब्रॉडर इंटरेस्ट को भी देखें, जो पूरे माशरे का इंटरेस्ट है. दोनों लेवल पे अगर आप चलाओगे, यानी आप ऑटोनॉमी भी दोगे प्रोविंसेस को और आपके पास कुछ सेंटर के अंदर भी कोई पावर होगी, तो आप पर्टिकुलर और यूनिवर्सल के दरमियान एक नया रिश्ता कायम कर सकते. दैट इज अ की पॉइंट फॉर Madison, that rather than saying there should only be one general will, there has to be a relationship between particular wills and general will. दोनों के दरमियान एक रिश्ता होना चाहिए. और इसके ऊपर वो अपनी थ्योरी बनाता है. और अगर इसका हमें फायदा क्या है, इसका हमें एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो हमारे अगर अगर हम कोई एक सेटअप बनाते हैं डेमोक्रेटिक, तो कोई एक बंदा आके उसको 5 सेकंड में ना तो मिलिट्री कू के जरिए खत्म कर सकता है, मिलिट्री कू कर सकता है, क्योंकि हर सूबे का इख्तियार है, हर रियासत का इख्तियार है, हर स्टेट का इख्तियार है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे. गवर्नमेंट ओवरथ्रो नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज्ड. ऑन द अदर हैंड इसका यह भी फायदा है कि अगर कोई एक शख्स किसी बहुत ही गलत एजेंडे के ऊपर पूरी तहरीक चलाता है, किसी नफरत की बुनियाद पर, फाशिज्म की बुनियाद पर, किसी किसी ग्रोह के खिलाफ, तो वो एक जगह पे तो हो सकता है मकबूल हो जाए,
मगर पूरी 13 रियासतों में और आज 50 रियासतों में उसको अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर अब आप देखें कि ये मामला जो है ये आज के अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचें, ट्रंप जैसा बंदा ऐसे अमेरिका का प्रेसिडेंट होता जिसमें कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस ना होते, तो क्या हालत होती। अभी उसको सेनेट से भी लड़ना है, उसको कांग्रेस से भी लड़ना है, उसको जुडिशरी से भी लड़ना है, उसको हर रियासत की गवर्नमेंट से भी लड़ना है, और रियासत के अंदर भी लेजिस्लेटर अलग, लेजिस्लेशन अलग है और गवर्नर अलग है, उन दोनों से अलग अलग लड़ना है। और फिर लोकल बॉडीज भी हैं। सो इतना मल्टीपल टीयर्ड सिस्टम है कि उसके अंदर किसी भी एक जो कोई कोई जालिम है उसके लिए टेक ओवर करना मुश्किल हो जाता है। वो अगर टेक ओवर कर भी ले किसी एक जगह पे, सेंटर में कर ले या किसी एक स्टेट में कर ले या किसी एक शहर में कर ले, तो उसके लिए अपनी विल को इम्पोज करना बहुत मुश्किल है। और उसे लगता है, मेडिसिन को लगता है कि ये अच्छी चीज है, क्योंकि इससे हम जो वर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑफ टिरनी उससे बच सकते हैं बाय डिवॉल्विंग पावर। जो इन अ वे जो आप लोगों ने सुना होगा 18th अमेंडमेंट, पाकिस्तान में जो 18th अमेंडमेंट है, इट इज प्रिसाइसली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन ऑफ जेम्स मेडिसिन। सो आप लोग जब जब 18वीं तरमीम की बहस हो रही होती है तो उसमें ये आप लोग जहन में रखें कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन दिस of the debate on federalism in Pakistan is James Madison। इसीलिए हम फेडरेशन की बात करते हैं। फेडरेशन का मतलब ही ये है कि मुख्तलिफ टीयर्स हैं गवर्नमेंट के जो चल रहे हैं। सो अभी अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें राइट दें सिटीजनशिप का, इट इज बेस्ड ऑन दिस आइडिया कि हमारे भी फेडरेशन के अंदर स्टे होना चाहिए, हमें कोई ब्यूरोक्रेट ना चला रहा हो सेंटर से। कश्मीर का भी यही मामला है, बलूचिस्तान का जिसका मैंने कहा मामला है। सो सेंटर एंड पेरिफेरी के रिलेशनशिप में ऑटोनॉमी इज वेरी सेंट्रल फॉर मेडिसिन। तो ये तो उसकी मेडिसिन की पॉजिटिव चीजें हो गई। अब मैं बताता हूं कि उसका जो प्रॉब्लम है रूसो के साथ, और उस डिबेट को हम किस एंगल से देख सकते हैं। एक छोटी सी डिटेल मैं आपको बताता हूं हिस्टोरिकल, वो ये है कि जो फाउंडिंग फादर्स थे सारे, फॉर एग्जांपल जॉर्ज वॉशिंगटन, मेडिसन, जेफरसन और भी सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, वो they were some of the richest people in the US. Washington, for example, was the richest person in America. इसी तरह मेडिसन जो था वो भी बहुत अमीर था। And they all were slave owners। वो मालिक थे गुलामों के, स्याफाम लोग उनके गुलाम थे। तो उन्हें डर जो क्या था, उनको डर सिर्फ ये नहीं था कि हो सकता है कोई मजहबी इंतहा पसंद जो है वो सामने आ जाए। उनको डर सिर्फ ये नहीं था कि कोई सिर्फ एक रंग नस्ल की बुनियाद के ऊपर सिर्फ बात करे, ये नहीं था। जो बड़ा डर था जेम्स मैडिसन को और उसके साथ हैमिल्टन को और उसके साथ वॉशिंगटन को और बाकी भी बड़े बड़े, जेफरसन बड़े बड़े थिंकर। जेफरसन थोड़ा सा डिफरेंट है इस लिहाज से कि वो जरा ज्यादा कुछ हद तक जरा ज्यादा इनकलाबी था। मगर जो एक बड़ा डर था वो ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के खिलाफ हो जाए। और मेजॉरिटी उसके ज़हन में क्रिश्चियन वर्सेस नॉन क्रिश्चियन नहीं था, क्योंकि नॉन क्रिश्चियंस तो ना होने के बराबर थे, बहुत थोड़े थे। जो बड़ा मसला था उसके लिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी का, वो था वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है और वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स।
That is the fear that Madison had. Between the haves and the have-nots. वो एक जगह पे कहता है कि ऐसा क्या होगा अगर, हमारा क्या बनेगा अगर सारे जो गरीब हैं, जिनके पास जो जो मकरूज हैं, वो आके कहें कि हमने कोई कर्जा नहीं देना। जिनके पास जमीन नहीं है वो आके कहें कि हमें जमीन की जरूरत है, आप ज़रई इस्लाहात करें, जमीन की तकसीम करें। फिर क्या होगा? जिनके पास कोई कोई घर नहीं है वो कहें हमें भी घर का हक दो। That he thought would create a problem. और इसके बजाय कि हम इस किस्म की मेजॉरिटी इंपल्स के हवाले कर दें मुल्क को, हमें नुमाइंदगी दे देनी चाहिए सब इंटरेस्ट को, ताकि कोई बैंक्स वाले भी आ जाएं, उसके बाद मकरूज लोग भी आ जाएं, बड़ा जागीरदार भी आ जाए, छोटा किसान भी आ जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ जाए, वर्कर भी आ जाए, आपस में अफाम तफहीम के साथ वो मामला हल कर। अब इसमें बड़ी एक की बात है, और इस तरफ हम ये इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। की बात ये है that this was an idea of a political revolution, independence from England, political revolution without a social revolution. This was a political revolution. The American Revolution was a political revolution without a social revolution. इसका क्या मतलब है कि सियासी जो इक़्तिदार है उसका इंतकाल हुआ, उसको 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 चेंज किया गया फ्रॉम द ब्रिटिश टू अमेरिकन, मगर जो समाजी ढांचा था, जिसमें जागीरदारी थी, जिसमें बड़े बड़े बैंक्स थे, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी ताकत थी, जिसमें जिसमें गुलामी थी, जिसमें बेघरी थी, जिसमें नेटिव्स जो थे, जो जो इंडियंस थे, उनके साथ बहुत ज्यादा खून खराबा था, उन सब को, उन डिफरेंसेस को, उस समाजी ढांचे को नहीं छेड़ा गया, बल्कि कहा गया कि हमें उस समाजी ढांचे को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, पॉलिटिक्स और समाज को आप अलग कर दो, भाई हमने वोट का हक दे दिया, हमने उन्हें भी दे दिया, उन्हें भी दे दिया, मामला खत्म। So there was no actual transfer of social power, economic power, only political power from one ruling elite to another ruling elite. और ये आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, जब जब जमहूरियत और आमरीत की लड़ाई होती है, उसमें इंपॉर्टेंट लड़ाई है, जाहिर है उसमें फर्क होता है दोनों में, लेकिन सियासी इक़्तिदार जो है वो चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि जमहूरियत आएगी तो उसमें फिर जागीरदारी खत्म हो जाएगी, या वर्कर्स को राइट्स मिल जाएंगे, या तमाम जो स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो जाएंगी, वर्कर्स यूनियंस बहाल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो समाजी ढांचा है वो मुस्तकिल रहेगा और सियासी कशमकश होगी ऊपर, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट वर्सेस मिलिट्री वर्सेस मीडिया वर्सेस, ये इस तरह की लड़ाई होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मैडिसन इज अ थिंकर हु claims there needs to be a political revolution without a social revolution. और इसी वजह से हैना आरेंट को अमेरिकन रेवोल्यूशन पसंद है, क्योंकि वो कहती है कि इससे फिर माशरा बढ़ जाता है, जब आप माशरे को जो माशरे को, समाज को, समाजी जो ग्रोथ है, एवोल्यूशन है, उसको आप दूर रखते हो सियासत से। और कहती है कि जो 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 फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका मसला ये था कि उसने कोशिश की कि वो सियासी इनकलाब के जरिए समाजी इनकलाब भी ले, और ये बुनियादी फर्क आ जाता है लिबरल थिंकिंग में और रेडिकल थिंकिंग। बुनियादी फर्क, लिबरल्स वांट अ political revolution, which is again very important, which includes rights, freedom of speech, freedom of assembly, freedom of voting, right to vote, right to protest, but without an agenda for social transformation. वो सियासी तब्दीली चाहते हैं
जिसके अंदर बड़ी अहम तब्दीलियां मौजूद हैं, जिसमें जिसमें से अगर आपको वोट का हक मिले, आपको फ्री स्पीच का हक मिले, आपको आपको मुजाहरे करने का हक मिले। लेकिन वो जो समाजी ढांचा है उसकी तब्दीली के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं। और वो कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत ज्यादा होना भी नहीं चाहिए सख्त किस्म का, क्योंकि इससे फिर माशरे के अंदर बहुत ज्यादा आमराना सोच बढ़ेगी, क्योंकि रियासत का फिर रोल बढ़ जाएगा। जो दूसरी ट्रेडिशन है जिसको हम रूसों से लेते हैं, वो इससे उल्ट बात करती है। वो कहती है नहीं, a political revolution is meaningless without a social revolution। समाजी ढांचे को बदले बगैर सियासी ढांचा बदलने का मतलब है कि आपने सिर्फ चेहरे बदले हैं, आपने निजाम नहीं बदला। निजाम वही है, अब नए चेहरों से चल रहा है। गोरे थे, काले आ गए, चाइनीज आ गए, कहीं पे लातीनी अमेरिकी आ गए, लेकिन जो रूलिंग क्लासेस के अंदर जो नाम थे, चेहरे थे, जात थी, वो बदल गई। लेकिन निजाम जो है, जो इस्तेसाल के ऊपर मबनी है, वो वही वहीं का वहीं रहा, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। और ये जो रूसो वाली बात है, ये आगे जाके क्या मार्क्स जो हैं वो इसको बहुत सेंट्रल बनाते हैं कि जो असल रेवोल्यूशन है वो सोशल है, और उसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, इकोनॉमिक है। स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, which means struggle between who is producing surplus in population, a surplus in society। कौन जो है वो पैदावारी जो निज़ाम है उसको कौन चला रहा है अपनी मेहनत से, और कौन उस सारे प्रोडक्ट को अपने मफाद के लिए अपनी निजी मलकियत में ले रहा है या उसके ऊपर अजारादारी कायम कर रहा है। सो दिस contradiction then Marx turns into an economic contradiction। और आगे जाके इशू ये आता है 20वीं सदी में, जहां पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स आती हैं। उसके अंदर अब एक कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा है कि क्या लिबरल फ्रेमवर्क के अंदर और जो आपका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या साथ जा सकते हैं। अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और रूसो की ट्रेडिशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन दोनों को साथ लेके चलती हैं या कोशिश करती हैं 20वीं सदी में। एक आपको मिसाल में देता हूं वियतनाम की, होची मैन। होची मैन was a big fan of the American Revolution and the American founding fathers। ये वियतनाम का एक लीडर था जो फ्रेंच से लड़ रहा था। 60s 50s 60s में जाके उसने अमेरिका के साथ भी जंग की, जब अमेरिका ने हमला कर दिया वियतनाम पे। वो अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी फैन था और वो कम्युनिस्ट पार्टी का भी जनरल सेक्रेटरी था, वो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में भी था। तो ये वो जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ऑटोनॉमी है, उसमें भी बिलीव करता था। और उसी बुनियाद पे वो अपनी कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल थिंकिंग उसने डेवलप की। लेकिन साथ साथ वो मार्क्स, रूसो, इन सबको भी बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करता था। यही हालत हमारे तमाम हिंदुस्तान के, बड़े सगीर के, पाकिस्तान के जो सारे बड़े एंटी कॉलोनियल थिंकर्स थे, ये सारे के सारे जॉन स्टुअर्ट मिल से भी इंस्पायर्ड थे। इसी तरह अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। आपको पता है जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, लिबरल प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स थे, उसी से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने भी दिए। तो उनसे भी इंस्पायर्ड हमारे थिंकर्स थे। साथ साथ यहाँ पे सारे जो टॉप लीडर्स थे, वो टॉप लीडर्स थिंकर्स, वो मार्क्स को भी पढ़ रहे थे, रूसो को भी पढ़ रहे थे, भगत सिंह, जॉन स्टुअर्ट मिल को भी पढ़ रहा था, मार्क्स को भी पढ़ रहा था। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपस में ये जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं, इन्होंने आपस में मीट किया इन द कॉलोनियल वर्ल्ड। और कॉलोनियल वर्ल्ड के ऊपर हम एक पूरा कोर्स करेंगे इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में। बट यू नो दिस इज व्हाट आई कॉल इंटेलेक्चुअल प्रोमिस्क्यूटी, कि इंटेलेक्चुअल मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को आपने साथ कैसे चलाना है, ये असल बात है।
आपने इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को साथ कैसे चलाना है। हमारे लिए आज पाकिस्तान में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जेम्स मैडिसन बेहतर था या रूसो बेहतर था। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो मखसूस हालात हैं, हमारे जो मारूजी हालात हैं, उनके अंदर हम इन सब थेरिस्ट को कैसे पढ़ सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन। तो मैं एक दो मिसालें आपको दूं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट है कि हमारी इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई है कि यहाँ पे क्या जमहूरियत चल सकती है या नहीं चल सकती, क्या जमहूरियत हमें सूट करती है या नहीं करती। इस तरह की बहस अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब तक चल रही है और इसमें लड़ाई है चंद इदारों की और फिर पॉलिटिकल पार्टीज की। इट इज अ पॉलिटिकल फैक्ट। मगर मैं आप लोग के लिए सोचने के लिए एक सवाल बस छोड़ता हूं, इसका जवाब आप लोग खुद सोचें। क्या पॉलिटिकली आप ये लड़ाई जीत सकते हो बगैर कोई समाजी माशी विजन दिए, जिससे अवाम जो है इंस्पायर होकर आपके साथ खड़ी हो जाए और आपके साथ खड़ी होकर लड़े। मिसाल के तौर पे वियतनाम में होची मैन ने उसके मेन शुरुआत उसने लड़ाई की अपनी फ्रेंच कॉलोनियल रूल से। उसने कहा फ्रेंच से हमने आजादी लेनी है। ही वांटेड अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, तो ही वाज इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन रेवोल्यूशन नेचुरली। मगर एक टाइम पे उसे समझ आई कि लोग आपके साथ तब तक नहीं चलेंगे, लोग आपके साथ तब तक नहीं खड़े होकर लड़ेंगे जब तक आप उनके मसाइल की भी बात नहीं करते। उसमें पानी का मसला है, उसमें नौकरी का मसला है, उसमें जमीन का मसला है, उसमें तालीम का मसला है, उसमें सेहत का मसला है। अगर आपके पास ये कोई प्लान नहीं है तो फिर लोग जो है वो सियासी लड़ाई को वॉयरिस्टिकली देखेंगे, स्पेक्टेटर्स के तौर पे देखेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा है, लड़ रहे हैं आपस में, कभी कहेंगे ये बेहतर है, कभी कहेंगे ये बेहतर है। लेकिन वो हकीकी मानों में they will not become agents of history, they will not enter the stage of history, they will remain mere spectators of history unless they feel that the political battle is tied to their own social condition, until they feel that the political revolution that the leadership is talking about will also result in a social economic revolution. Otherwise, it will remain a fight between the elites. आज हमने ये डिस्कशन की। इसमें बेसिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बात जो जानने के लिए है कि वो डिफेंस जो देता है लिबर्टी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन की जो बात करता है कि सब लोग, सब इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेजॉरिटेरियनिज्म को रोकना चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ वो खौफजदा है हैव नॉट से, और वो उनकी ताकत को भी रोकना चाहता है। All of these contradictory impulses combine to make a thinker like James Madison। और उसमें से हम क्या कितना को सोच सकते हैं आज के हालात के लिए, और कितना को हम कल को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं या नई चीजों के साथ जोड़ सकते हैं, that's something that I leave up to you। But I will end by just saying, प्लीज रीड एज मच एज यू कैन। मैं किताबों की लिस्ट दूंगा, पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन इट। एंड आई थिंक आप जब पढ़ेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको नजर आएगा कि आज के पाकिस्तान के हालात के अंदर आपको ऐसे लगेगा जैसे डिबेट्स जो हैं ये लाइव डिबेट्स हैं। दीज आरंट क्वेश्चंस सिंपली ऑफ theory, these are questions of life and death for our society, and for these are questions that history is posing to all of us, and we have to at some level intellectually respond to the challenges of our time। इसके बजाय कि हम कहें कि यार पढ़ाई तो वैसे ही, बुक्स तो वैसे ही हमारी नस्लों को तबाह कर रही हैं। ठीक है, sorry about the internet connection, and hope to see you all next week।